दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड है जिसने बीजेपी को बहुत चुनाव जितवाए। 2 बार लोकसभा चुनाव अपने दम पर जिताकर बीजेपी को बहुमत हासिल करवाया। कई राज्यों में मोदी जी ने अपने चेहरे पर न केवल चुनाव लड़ा बल्कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत की जीत दिलाई। मतलब ऐसे राज्यों में जहां पर बीजेपी का कोई मजबूत संगठन नहीं था। हरियाणा, उत्तर प्रदेश वही तो राज्य है। लेकिन राजनीति बहुत क्रूर है। जब आप कमजोर होते जाते हैं ना, वैसे वैसे विरोधी तो छोड़िए, आपके अपने भी आपको आंख दिखाने लगते हैं। वो मीटिंग्स जहां किसी की हिम्मत नहीं होती थी आपके सामने चूचपड़ करने की, उन मीटिंग्स में लोग मुंह फुलाने लगते हैं। दोस्तों, बीजेपी के अंदर बगावत अभी बाकी है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये 2 विधानसभा चुनाव, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो गए हैं। जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, मतलब जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, बीजेपी की मीटिंगों में ऐसी ऐसी बातें खुलकर सामने आ रही हैं जो इस बात के संकेत देती हैं कि मोदी और अमित शाह की जो पकड़ थी बीजेपी में, जो 2014 से पहले मैं ये कहूं कि एक तरह से कब्जा बीजेपी पर मोदी अमित शाह ने कर लिया था। एक नई बीजेपी बनाई गई, आला कमान कल्चर बीजेपी में पैदा किया गया और अमित शाह और मोदी के इशारे बिना बीजेपी में पत्ता नहीं हिलता था। अब उस बीजेपी में बगावत खुलकर हो रही है। दोस्तों, मैं 2 खबरें आपके लिए लेकर आई हूँ। इन 2 खबरों में आपको पूरा जो तस्वीर है वो समझ में आ जाएगी कि बीजेपी के अंदर क्या स्थिति है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम हरियाणा के एक महत्वपूर्ण नेता की बात करें, राव इंद्रजीत। दोस्तों, राव इंद्रजीत खांटी कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद वो बीजेपी में शामिल हुए और स्थितियां बीजेपी के लिए काफी बदली। राव इंद्रजीत दोस्तों एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, न केवल बीजेपी बल्कि हरियाणा की राजनीति के लिए। जो हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट है उसके एक तरह से आप कह सकते हैं सबसे बड़े नेता हैं। करीब करीब 11 सीटों को सीधे प्रभावित करते हैं। और ऐसा नहीं है, कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने का राव इंद्रजीत ने भी फायदा उठाया तो बीजेपी ने भी बहुत फायदा उठाया है। बीजेपी में राव इंद्रजीत का आना हरियाणा में बीजेपी को मजबूत कर गया। मतलब आप कह सकते हैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम वाला जो इलाका है ना 11 सीटों का, वहां राव इंद्रजीत का जबरदस्त प्रभाव रहा है, अभी भी माना जाता है। लेकिन वो राव इंद्रजीत जो 2014 में मोदी लहर में सवार होकर अपनी पार्टी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, अब देखिए मोदी जी बहुमत से दूर हुए तो आप आंख दिखाने लगे। किसे? केंद्रीय नेतृत्व को। दोस्तों, ये बात खाली सुनी सुनाई नहीं है, बकायदा दैनिक भास्कर ने देखिए खबर छापी है। दैनिक भास्कर ने बताया है कि हरियाणा में बीजेपी के टिकट बंटवारे से पहले बवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री की बेटी के लिए टिकट मांगने से इनकार, समर्थक दावेदारों पर भी नाराजगी। दोस्तों, राव इंद्रजीत 2014 में भी और 2019 में भी अपनी बेटी के लिए टिकट चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि हरियाणा की किसी विधानसभा से, जो उनकी मनपसंद विधानसभा है, जिसमें वो चाहते हैं कि उनकी बेटी चुनाव लड़े। आरती राव, दरअसल आरती राव अब तक डेब्यू नहीं कर पाई है राजनीति में और राव इंद्रजीत चाहते थे कि वो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो या तो 14 में तो उनकी बेटी डेब्यू कर ले, लेकिन वो नहीं कर पाई। राव इंद्रजीत की बेटी डेब्यू नहीं कर पाई। राव इंद्रजीत भी खून का घूंट पी गए क्योंकि नए नए भाजपाई बने थे, तो उन्होंने उस बात को वहां दबा दिया। फिर 2019 में भी राव इंद्रजीत चाहते थे कि उनकी बेटी डेब्यू कर ले राजनीति में, लेकिन फिर भी उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला। अब स्थितियां ये हैं दोस्तों कि राव इंद्रजीत से पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि आप अपनी बेटी को कहां से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, तो उन्होंने खुद ही मुंह फुला लिया है। दोस्तों, दैनिक भास्कर की इस खबर में साफ लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत भी भाजपा से खफा चल रहे हैं। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में उन्हें बेटी की टिकट के लिए सीट मांगने को कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दोस्तों, राव इंद्रजीत से जब पूछा गया कि ये बताइए आपकी बेटी कहाँ चुनाव लड़ना चाहती है या आपको कहाँ से टिकट चाहिए बेटी के लिए, तो राव इंद्रजीत एकदम नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत की बेटी जो है, मतलब मेरी बेटी जो है आरती राव जो है, वो खुद फैसला करेंगी कि उनको कहाँ से चुनाव लड़ना है। क्या बात है, क्या रौब है। दोस्तों, केंद्रीय चुनाव समिति ने हरियाणा को लेकर पहली लिस्ट फाइनल कर दी है। हो सकता है आज आ जाए या हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है बहुत संभव है कि आज शाम तक आ जाए, लेकिन राव इंद्रजीत मुंह फुलाए हुए हैं। अब उनके मुंह फुलाने के पीछे बहुत सी वजह है। दोस्तों, राव इंद्रजीत को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया इस बार के कैबिनेट रीशफल में और बड़े नाराज हुए थे वो। उस वक्त भी उन्होंने बयान दिया था कि मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ, इतना बड़ा नेता हूँ। एक वक्त में राव इंद्रजीत जब कांग्रेस में हुआ करते थे, मुझे याद है तब मैं हरियाणा की राजनीति कवर किया करती थी, तो राव इंद्रजीत के खूब बयान आते थे, उनके समर्थकों के भी और खुद उनके भी, कि वो सीएम क्यों नहीं बन सकते। राव इंद्रजीत के ख्वाब हमेशा बहुत बड़े रहे हैं, उनको सीएम बनना है, तो अपने आप को सीएम कैंडिडेट के तौर पर देखते हैं और उनके समर्थक भी देखते हैं। और जिस तरह का उनका प्रभाव रहा है अहिरवाल बेल्ट में, तो देखना बनता भी है दोस्तों।
हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए तो नेता राजनीति करता है, समाज सेवा करने के लिए थोड़ी करता है, जीतने के लिए करता है और बड़ा पद पाने के लिए करता है। लेकिन राव इंद्रजीत को राज्य मंत्री बना दिया गया दोस्तों। तब भी राव इंद्रजीत को कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया गया, उनकी जगह मनोहर लाल खट्टर को इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए। मतलब राव इंद्रजीत सिंह 6 बार के सांसद रह चुके हैं, 2 बार के ऑलरेडी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनकी जगह मनोहर लाल खट्टर को सीधे इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए। अब मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह का कोई कंपैरिजन नहीं है ना। मनोहर लाल खट्टर तो अपने दौर में बाइक में घुमाया करते थे मोदी जी को हरियाणा में, और मनोहर लाल खट्टर का तो चेहरा बचाया है बीजेपी ने। नहीं तो खट्टर को अगर आगे करके चुनाव लड़ते तो बीजेपी की हालत तो 20 सीटें आने की भी नहीं थी। लेकिन राव इंद्रजीत इस बार नाराज हुए हैं दोस्तों। अब बीजेपी ने सुना है कि राव इंद्रजीत को 2 चॉइसेस दिए हैं, जो कि दैनिक भास्कर ने भी छापी है, कोसली और अटेली। हो सकता है कि इन 2 सीटों में से कोई एक वो अपनी बेटी के लिए चुन ले। तो ये स्थिति हरियाणा की है, उस हरियाणा की जहां पहले ही बीजेपी की हालत खराब है। 90 सीटों के विधानसभा में बीजेपी एक ऐसे नेता की नाराजगी कैसे मोल लेगी जो अपने आप में 11 सीटों में प्रभाव छोड़ने का दावा करता है। हालांकि दोस्तों बीजेपी में जाने के बाद राव इंद्रजीत का जो उस बेल्ट में जो लोकप्रियता है उन्होंने वो बरकरार जरूर रखी है। लेकिन राजनीति में आप ये नहीं कह सकते कि किसी का वो एरिया है तो हमेशा उसका वो एरिया रहेगा। राजनीति में हर पल चीज़ें बदलती हैं, और मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं 15-16 साल से राजनीति कवर कर रही हूँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आज से 20-25 साल पहले राजनीति बहुत धीरे धीरे बदलती थी। अब ना राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। आप हर चीज देख लीजिए, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, इन लोगों के विचार बहुत तेजी से बदल रहे हैं। वैसे राजनीति भी बहुत तेजी से बदल रही है। लोग अब इंतजार कम करते हैं, मौके कम देते हैं और नेता को ज्यादा परखते हैं। दोस्तों इसी दैनिक भास्कर की खबर आगे बताती है कि राव के करीबी सूत्रों के मुताबिक उनके दावेदारों ने अहिरवाल के अलावा बागड़ और जीटी रोड बेल्ट में भी टिकट की मांग की है। हालांकि प्रदेश चुनाव समिति में किसी को भी पूरी लिस्ट नहीं दी गई है। वहाँ एक एक करके सीट और दावेदारों के नाम बताए गए हैं और राव समर्थकों का इसमें नाम नहीं है। तो राव इंद्रजीत इस वक्त काफ़ी नाराज चल रहे हैं, और इतने नाराज चल रहे हैं कि सुना है कि मुंह फुलाए बैठे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि राव इंद्रजीत पिछले लंबे वक्त से नाराज हैं, कभी अपने मंत्री पद को लेकर, कभी बेटी को टिकट न मिलने को लेकर। और पिछले चुनाव में भी उनकी बहुत, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो टिकट मांगे थे उनको भर भर कर वो टिकट दे दिए गए। और बीजेपी का कहीं कल्चर भी नहीं रहा था। अब राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस से आए थे, कांग्रेस वाला कल्चर थोड़ी बीजेपी में चलता है। दोस्तों ये तो बात हरियाणा की हो गई। लेकिन अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, याद है ना आपको, जहां पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ वो हुआ जो उसने कभी नहीं किया। कभी आपने सुना कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की हो और 2 घंटे में वो लिस्ट वापस कर ली हो, फिर 15 मिनट में एक और लिस्ट जारी की हो। जम्मू कश्मीर में एग्जैक्टली यही हुआ। हालत ये हो गई कि जब जम्मू कश्मीर की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की तो प्रदेश का जो दफ्तर है वहाँ, मतलब प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ उनके कमरे के बाहर जबरदस्त नारेबाजी हो गई। समर्थक नारेबाजी करने लगे, बड़े नेताओं के टिकट काट दिए गए। पहली जब सूची आई उसमें तो 2 पूर्व डिप्टी सीएम के ही नाम नहीं थे। तो जबरदस्त नाराजगी के बाद उस सूची को वापस लिया गया। दोबारा उसी वक्त 15-20 मिनट बाद दूसरी सूची जारी हुई, उसके बाद और नाराजगी हो गई। और ये नाराजगी जो थी वो लंबे वक्त तक चली। प्रदेश अध्यक्ष लगातार लोगों को मना रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है और राष्ट्र हित में टिकट बांटे गए हैं। लेकिन जो स्थानीय कार्यकर्ता है, खास तौर पर जम्मू का, वो ये कह रहा है कि भाई जम्मू में हम आपका 40 साल से झंडा उठाए हुए हैं और आप पैराशूट लैंडिंग करवा रहे हैं, पैराशूट उम्मीदवारों को हम नहीं झेलेंगे। और इस तरह की नारेबाजी दफ्तर के अंदर होना, और उसके बाद पूरी शाम वो नारेबाजी न्यूज चैनल्स पर चलती रही। जम्मू कश्मीर में बीजेपी में गुटबाजी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी में नारेबाजी, ये चलती रही और बीजेपी की किरकिरी होती रही। ये उस जम्मू कश्मीर का हाल है दोस्तों जहां कश्मीर में वैसे भी बीजेपी की हालत खराब है। कश्मीर में तो मोदी जी सुना है कि शायद रैली भी 1-2 ही करें, क्योंकि कश्मीर में पता है बीजेपी को कि उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। हालत बहुत खराब है बीजेपी की। बीजेपी को जो थोड़ी उम्मीद है वो डमी उम्मीदवारों से उम्मीद है कि जो डमी उम्मीदवार हो सकता है उतारे जाएं, वो कुछ विपक्ष के वोट काट दे या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के वोट काट दे। जम्मू से बीजेपी को उम्मीद है। परिसीमन के बाद जम्मू में सीटें भी बढ़ी हैं। जम्मू से इसलिए भी उम्मीद है बीजेपी को कि 2014 में अच्छा परफॉर्म किया था बीजेपी ने, लेकिन तब से लेकर अब तक तो बहुत पानी बह गया ना गंगा में। स्थितियां ये हो गई हैं दोस्तों कि जिस जम्मू में जहां बीजेपी को उम्मीद है, जहां बीजेपी जोर लगाने वाली है, जहां मोदी जी की भी खूब रैलियां होने वाली हैं, वहां दफ्तर के अंदर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी कार्यकर्ता ये कहते हुए कर रहे हैं कि 40 साल हमने झंडा आपका इसलिए उठाया कि आप टिकट अपनी मर्जी से बांट दें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? केवल 2 राज्यों में
चुनाव और दोनों राज्यों में खुलकर बीजेपी में गुटबाजी आखिर मोदी और अमित शाह के कमजोर होने का संकेत नहीं है तो क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।